गाइस मैं हूं दानी। तो जनाब कंग्रेचुलेशन फॉर द विन फर्स्ट ओडीआई मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन फैसलाबाद के ग्राउंड में आफ्टर प्ले मैच इंटरनेशनल 17 साल बाद फैसलाबाद की सिटी में मैच हुआ और वहां पर पाकिस्तान ने अपना पहला ओडीआई मैच अपने होम ग्राउंड में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के विन कर लिया। एंड खासकर स्पेशल फॉर शाहीन शाह अफरीदी के उनकी कैप्टनसी में पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। अगर मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन का टारगेट दिया 264, जो कि आई थिंक ओडीआई में ना इतना हाईएस्ट टारगेट है और ना इतना लोएस्ट है। तकरीबन लोएस्ट तो आप कह सकते हैं क्योंकि 280 बॉल्स पर 264 रन बन रहे हैं। तो शायद वो लास्ट में पाकिस्तान ने स्टार्ट जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने लिया, डिकॉक ने एंड प्रीटोरियस ने, तो उनका स्टार्ट तो वाकई में आउटस्टैंडिंग था। जिस रिदम के साथ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तानी बॉलर्स की, खासकर नसीम शाह की एंड इब्रार अहमद की, जिस तरह इन्होंने फिर विकेट्स निकाली। और साइम अयूब के लिए स्पेशली एज ए ओपनर वो आते हुए बैटिंग करने वाला बैट्समैन जो है, विकेट भी आपको टफ टाइम में, मुश्किल मैच में जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है, निकाल के दे जाता है। तो इस तरह के जो ऑलराउंडर होते हैं ना, वो वाकई में तारीफ के लायक और टीम में जो है ना, टीम की एक शहरक बन जाते हैं, खास जो कहते होते हैं खास हिस्सा बन जाते हैं आपके ग्रुप का। तो वाकई में साइम अयूब जिस तरह से आपको हमेशा से, मैं पहले भी तकरीबन एशिया कप से पहले के आईसी के जब भी आपको मुश्किल होती है जहां पर विकेट नहीं निकल रही होती है, हालांकि वो प्रॉपर बॉलर नहीं है साइम अयूब, लेकिन आपको विकेट निकाल के देता है। और कल के मैच में, रात के मैच में भी आपने देखा होगा के स्टार्ट में प्रीटोरियस की वो आउटस्टैंडिंग में उनकी पार्टनरशिप जा रही थी, उसकी और डिकॉक की, उसने विकेट उसकी उड़ाई, उसके बाद डिजोजी को आउट किया। तो वाकई में साइम अयूब ने आपके लिए बैटर किया है, एज ए बॉलिंग में भी, एज ए बैटिंग वो रात को नहीं कर सके, बट जहां पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है साइम अयूब पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर ये बैटिंग में नहीं देगा तो बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा टीम में। तो बाकी बात करें तो नसीम शाह ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, डिकॉक को आउट कर लिया, और हमारे बॉलर्स ने जिस तरह से कम बैक किया, 264 रन पर इनको रोक दिया, ऑल टीम आउट कर दी साउथ अफ्रीका की। अगर यहाँ पर इनको ना रोकते, इनकी स्टार्ट विकेट्स ना निकालते, जो कि इनकी चल रही थी, डिकॉक की, डिजोजी की, इनके जो प्लेयर्स थे मिडिल ऑर्डर के, अगर इनकी विकेट्स ना निकलती तो जिस तरह का स्टार्ट इनको इनके ओपनर दे के चले गए थे प्रीटोरियस और डिकॉक, साउथ अफ्रीका की टीम प्रोजेक्टेड स्कोर के मुताबिक भी 350 से ऊपर जाने वाली थी। 350 से ऊपर तो नहीं तो, लेकिन ये 300 तक भी चली जाती ना, तो आई एम श्योर कि हमारी टीम के लिए 300 करना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता, और हम बहुत करीब जाकर हार जाते। बाकी अगर मैच क्लोज करने की बात करें तो पाकिस्तानी टीम खेल रही हो तो कहाँ लिखा है कि इजी मैच भी जो है बहुत इजी हम जीत जाए। हम इजी मैच को भी बहुत क्लोज करके बहुत टफ बनाकर जीतते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस के जो दिल है इनके साथ खेलने का, शायद हमारी टीम को मज़ा आता है। क्योंकि रात का जो मैच था 264 रन का टारगेट हमारे तमाम यही लग रहा था कि बहुत इजीली चेज कर जाएंगे, जब स्टार्ट में हमारे ओपनर्स आए फ़खर जमान एंड साइम अयूब, तो इन्होंने भी एक अच्छा स्टार्ट लिया, 80 रन तक की पार्टनरशिप लगाई। 80 रन के बाद अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब की विकेट गिरी, उसके बाद फ़खर जमान की विकेट गिरी, साइम अयूब की जिस तरह विकेट गिरी पैड को लगी, उसके बाद स्पिनर फरेरा ने विकेट ली। तो मैं ये भी चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो बैट्समैन हैं इनके लिए स्पिनर को खेलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ फिर वो स्पिनर ट्रैक था, इब्रार अहमद ने भी 3 विकेट्स ली, फरेरा ने भी आपके स्टार्ट में 2 विकेट्स गिरा दी इनकी। तो स्पिनर ट्रैक था और साइम अयूब के लिए खेलना मुश्किल हो रहा था। बाबर आजम भी स्पिनर को विकेट दे के वो पैड पर। तो बात करें फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान को आपने देख लिया होगा कि उनकी 50 होने को करीब थी, 45 रन था फ़खर जमान का, और वो बंदा फिर भी स्टेट की शॉट लगा रहा था, हिटिंग कर रहा था। इट्स मीन कि ये वो बंदा नहीं है जो अपनी 50 के लिए सिंगल ले या डबल ले, इसकी 50 करीब हो या सेंचुरी करीब हो, ये टीम के लिए ही खेलता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से स्टार्ट लिया, इनके लिए फिर भी अप्रिशिएट है। फ़खर जमान फॉर 45 एंड साइम अयूब 39 पर विकेट देके चले गए। उसके बाद जो सारी उम्मीदें थी, तमाम होप्स जितनी भी होप्स थी, वो थी बाबर आजम पर। और मैंने ये चीज़ देखी कि जब साइम अयूब की विकेट गिरी, बाबर आजम वेलकम, तो जो फैंस थे वो बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। इस चीज़ की सैडनेस नहीं थी कि हमारी एक विकेट गिर चुकी है, इस चीज़ की खुशी थी कि बाबर आजम आ रहे हैं और मैच बाबर आजम बैटिंग करने आ रहे हैं, उनकी बैटिंग देखने को मिलेगी। तो मैं ये चीज़ पहले भी मैच में कह रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ यार हल्फन, कि मैं ना ही किसी बैट्समैन से, ना ही किसी प्लेयर से हमारी कोई ज़ाती या रिश्ता
कोई अटैचमेंट नहीं है, ना ही कोई नफरत है, चाहे वो किसी भी कंट्री से है। एक चीज़ है जो मुझे इन प्लेयर से जोड़ती है और इन प्लेयर्स को लाइक डिसलाइक करने का जो है मुझे मतलब जस्ट देती है, डिसीजन फैसला करने का जो मौका देती है, वो चीज़ है क्रिकेट। और मैं क्रिकेट की बना पर इन प्लेयर की तारीफ करता हूँ या इनके ऊपर क्रिटिसाइज करता हूँ। तो मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगा, पहले मैच में भी हमारे को एक दो बार ऐसे हुआ कि आपने हमारे प्लेयर्स कुछ और प्लेयर्स के लिए आउट आउट होने की दुआएं की कि बाबर आजम आ जाए, तो ये इनजस्टिस है, ठीक है। वो भी किसी के मतलब अपने घर से खेलने आए हैं, वो भी आपके लिए ही खेल रहे हैं, वो भी अपनी पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, और उनके आउट होते हैं आप खुशियां मनाएं, और बाबर के आते या बाबर के जाते आप मैदान छोड़ दे। तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट फैन नहीं है, ये फर्देवाद के फ़ैन है। और फर्देवाद के फ़ैन जो लोग होते हैं ना, मतलब एक शख्स के फैंस जो होते हैं क्रिकेट से हट के उसके करैक्टर की या वैसे ही, तो वो क्रिकेट के फ़ैन कम ही होंगे। इस चीज़ से निकले, अपनी अप्रोच बदले। जब साइम अयूब आउट हुआ तो साइम अयूब भी देखिए आपके लिए खेल रहा था, हालांकि उसने दूसरा T20 आपको मैच जितवाया, और जितनी भी परफॉर्मेंस उसने दी बहुत आउटस्टैंडिंग दी है जब भी खेला है। तो ये चीज़ छोड़ दे। और बाबर आजम के लिए आप इतना खुश हो रहे थे, बाबर आजम ने क्या रन बनाए, 7 रन बनाए, बाबर आजम ने विकेट दे दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाबर आजम के खिलाफ, मैं हमेशा कहता हूँ मतलब मैं बाबर आजम का, आप कम होंगे जितना मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ, आप बाबर आजम के फ़ैन उस वजह से नहीं होंगे जिस वजह से मैं हूँ। मतलब आप बहुत सारे लोग बाबर आजम के, मोहम्मद आमिर के, विराट कोहली के, बहुत बड़े प्लेयर्स के इस वजह से फैंस होते हैं कि जी वो उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं, ठीक है, वो अच्छा खेलता है, वो ये है वो। मैं टेक्निकल बैटिंग देखता हूँ, टेक्निकल बैटिंग देखता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जस्ट परफॉर्मेंस पर जज करके मैं लाइक करता हूँ। और आई थिंक जो बंदा परफॉर्मेंस पर जज करके प्योरली किसी को लाइक करता है ना, वो ऐप जैसा लाइक नहीं करता, ठीक है। इन पर आज बाबर आजम के पर कितनी देर डाउनफॉल चला, कितनी देर परफॉर्मेंस नहीं आई, मैंने तब भी क्रिटिसाइज नहीं किया बाबर आजम पर, ना मैंने बाबर आजम पर किया, ना मैंने फ़खर जमान पर किया, ना मैंने साइम अयूब पर किया, क्योंकि मतलब मैं थिंकिंग अबाउट कि ये बड़े प्लेयर्स हैं और ये कम बैक करेंगे। और बाबर आजम ने T20 में कम बैक किया भी, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं समझता कि मैं किसी और के दुआएं करूं कि वो आउट और बाबर आजम आ जाए, या बाबर आजम के आउट होते ही मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूं, तो मैं किसी और के आउट होते मैं खुशियां मनाऊं। ये चीज़ मुझ में नहीं है, ना हमसे हो सकती है। और मैं कहता हूँ आप लोग भी इस चीज़ को बदले, अपनी अप्रोच बदले यार, किसी प्लेयर के लिए ऐसा ना करें, पूरे इंसाफ के, जस्टिस के साथ अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करें। तमाम आपके लिए खेल रहे हैं, जो आपके लिए मतलब जो लगता है ना, जो प्लेयर नहीं है टेक्निकली वो उनको देखें, ठीक है, उन पर क्रिटिसाइज बनता है। मैं आपको बहुत टाइम पहले बता चुका था, हसन नवाज जो बंदा है ना, हसन नवाज, वो कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। तो मतलब ये कहूँगा कि अभी उसको और खिलाना चाहिए डोमेस्टिक, जितनी जल्दी उसे इंटरनेशनल में डाला है। और ये चीज़ आप देखेंगे, आप मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताई थी कि हसन नवाज जो है वो आपको कभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं, मतलब वो इस लेवल का ही नहीं अभी उसका कि वो इस इंटरनेशनल में आके आपको मैचेस जितवाए, खेले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, उसकी बैटिंग स्टाइल, उसका बैटिंग एवरीथिंग, उसकी परफॉर्मेंस, आप कुछ देर बाद खुद कहेंगे कि यार ये हमें पर्ची मिली है। तो ये पर्चियाँ नहीं होती, मैं ये कहता हूँ ये पर्चियाँ नहीं होती, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो एक परफॉर्मेंस देते हैं, और आप ही लोगों के नारों की वजह से टीम में आए होते हैं। तो फिर आप ही लोग कहते हैं कि ये पर्चियाँ नहीं होती, असल में आपके नारे ही पर्चियाँ होती है। आप तो सलमान अली आगा को बहुत बड़ी पर्ची कहते थे, बट मैं कहता हूँ कि अगर कोई पर्ची हो या कुछ भी हो, ठीक है, जिस किसी भी अप्रोच के साथ आया हो, अगर वो आगे टीम में अपनी क्रिकेट सही कर लेता है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेता है, तो एज ए वेल वो टीम में खेल सकता है। हमारा तो जाती उसके साथ कोई इशू नहीं है। हालांकि मैं कहता था कि रिजवान के अबाउट में कहता था रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत लो है, रात को भी रिजवान का स्ट्राइक रेट 70+ बॉल पर 55 रन किए, बट मैं फिर भी खुश हूँ। पता है क्यों? मैं रिजवान पर और सलमान अली आगा पर एज ए बैटिंग दोनों पर मैं सबसे ज़्यादा मतलब तारीफ करना चाहूँगा दोनों की। जितने भी ये लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉल्स खेल के इन्होंने रन में, मैंने इनकी मतलब मैं फिर भी इनसे मुतासिर होंगी। क्यों? वजह कि हमारी मेन विकेट्स गिर चुकी हैं, आपकी 3 विकेट्स गिर चुकी है, आपको 150 रन अभी चाहिए, और मतलब आप प्रेशर में है आपकी टीम, और यहाँ पर आके आपके ये 2 बंदे रिजवान और साइम अयूब, ठीक है, 90+ की पार्टनरशिप लगा रहे हैं। तो मतलब दिस इज वाज आउटस्टैंडिंग यार, ये चीज़ तो मुझे वाकई में इंप्रेस कर गई। तो मैं इसलिए लिटरली बैटिंग में अगर मैच जीतने का मैं फुल ऑफ क्रेडिट दूं, तो मैं सलमान अली आगा को दूंगा, उसके बाद मैं रिजवान को दूंगा। सलमान अली आगा जो 62 रन की मतलब इनिंग्स खेल के गए, अगर वो रन वहां पर विकेट ना रोकते आपकी, तो आपका जो हाल हो रहा था मोहम्मद सलमान अली आगा के बाद और रिजवान के बाद, आपने देख लिया। पाकिस्तान टीम की जो है पार्टनरशिप एक ही लगती है, मतलब एक ही पार्टनरशिप लगती है, वो किसी भी 2 प्लेयर्स की लग जाए, उसके बाद पाकिस्तानी टीम की मैं अभी तक जो देख रहा हूँ कोलैप्स ही होता है, ठीक है।
और जो बड़ी पार्टनरशिप लग जाए तो वो आपको जितवा देती है, अगर ना लगे तो हमारा कोलैप्स ही होता है। तो रात को सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी ना, वो वाकई में एक अच्छी पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप और प्रेशर के अंदर इतने रन बनाकर जाने की पार्टनरशिप ने आपको मैच जितवा दिया। नहीं तो उसके बाद आप देख रहे थे मोहम्मद नवाज क्या कर रहा है, हसन नवाज क्या कर रहा है, हसैन तलत क्या कर रहा है। तो इतनी एबिलिटी नहीं थी कि आप अगर ये दोनों पार्टनरशिप ना लगाते तो आप 264 का टारगेट चेज करते। तो यहाँ पर अप्रिशिएट करना बनता है सलमान अली आगा को भी, जिसको आप पर्ची कहते थे, और मोहम्मद रिजवान को भी, जिन्होंने अच्छी रन की इनिंग खेली और आपको जीत दिलवाई। और लास्ट पर आगे पाकिस्तान मतलब 2 गेंदें रहती थी, बहुत मुश्किल से, आपके दिल भी धक धक कर रहे थे। 2 गेंदें रहती थी और तकरीबन 2 ही विकेट्स रहती थी, तकरीबन डेफिनेटली 2 ही विकेट्स थी, 2 ही गेंदें थी, और आप जहां पर जाकर मैच जीते। बट फिर भी वेल अप्रिशिएटेड के पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में पहला मैच जीते, और इनको चाहिए अगला मैच भी जीते, कम से कम ये सीरीज व्हाइट वॉश नहीं तो ये सीरीज ओडीआई सीरीज लाजमी विन करें अपने होम ग्राउंड में। इनको चाहिए नहीं कि यार मतलब कोई 19-20 का फर्क, कोई हार जाए कोई जीत जाए सीरीज, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आगे भी बहुत ज़्यादा मैचेज हैं, श्रीलंका से भी इस महीने में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मैचेज हैं। तो इन शॉर्ट के पाकिस्तान को ये सीरीज ओडीआई की जीतनी चाहिए। बाकी जितना हो सके फोकस इन T20, क्योंकि 2-3 महीनों में ओडीआई T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए दोस्तों यही चीज़ें थी। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा यार।